हेलो एंड वेलकम गाइस। क्या आप भी आरआरबी ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हैं और केमिस्ट्री के इक्वेशन और फॉर्मूले को याद करने में दिक्कत आ रही है? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस क्लास में हम पिछले सभी शिफ्ट्स जो अभी तक हो चुकी हैं 27 तारीख से और अभी तक में, तो उन सभी शिफ्ट के आधार पर केमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट और पीवाईक्यूज का कवर करेंगे। इस क्लास के बाद आपको केमिस्ट्री की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें सभी चैप्टर वाइज इक्वेशन और कॉन्सेप्ट सभी कवर किए गए हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और हो जाइए तैयार। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा है, पहले सॉरी, क्वेश्चन पहला नहीं है, यहाँ मिलेंगे हमारे चैप्टर सभी। फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो ये सभी चैप्टर हम इसमें कवर करेंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला चैप्टर है। तो पहला चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन ऑफ एंड इक्वेशंस, और टोटल एनसीईआरटी से है डिस्क्रिप्शन जो भी होगा। क्वेश्चंस जो अब आ रहे हैं उनके बेस पर ही हैं सभी कुछ, ठीक है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ये हमारा आया हुआ है, कौन सी विशेषता किसी रासायनिक अभिक्रिया की घटना को दर्शाती है? अवस्था परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, पदार्थ का ठंडा होना, या केवल आकार बदलना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गैस का उत्सर्जन। तो जो गैस का परिवर्तन होता है हमारा, इसमें क्या होता है, गैस का बनना एक संकेत है कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि जेड को H2SO4 में जब मिलाते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, हमारी हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इसका मतलब है कि ये रासायनिक इक्वेशन, जो रासायनिक रिएक्शन हो रही है, मतलब सॉरी केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अब जैसे कि फिजिकल रिएक्शन जो होती है, फिजिकल चेंजेस जो होते हैं, उसमें क्या होता है कि अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे कि बर्फ़ का पानी बन जाना, या पानी का फिर भाप बन जाना, ये सब फिजिकल रिएक्शन होती है हमारी, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक समीक सॉरी रासायनिक समीकरण के अभिकारक और बाईं ओर उत्पाद दाईं ओर लिखे जाते हैं। किसका एग्जाम्पल है ये? स्केलेटल इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन, या वर्ड इक्वेशन, या फिर रिवर्सिबल इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन ये होती है, और वर्ड इक्वेशन में क्या होता है कि इसमें अभिकारकों और उत्पादों के शब्दों के नाम लिखे जाते हैं। जैसे कि इधर मैग्नीशियम हो जाएगा, और ठीक है, और इधर मान लो ऑक्सीजन हो जाता है। तो और इधर साइड में उत्पाद होते हैं। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है जाके, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी जाके। तो ये हमारा उत्पाद हो गया, और ये जो हो गए हमारे अभिकारक हो गए दोनों। तो इसका मतलब है ये कि वर्ड इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कंकाल समीकरण, स्केलेटल इक्वेशन का मुख्य दोष क्या है? इसमें मतलब मुख्य दोष इसका ड्रॉबैक, मेजर ड्रॉबैक क्या है? यह बहुत लंबा होता है, यह संतुलित नहीं होता है, इसमें अवस्थाएं नहीं होती, या फिर ये उत्पाद नहीं दिखाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह संतुलित नहीं होता है, केवल असंतुलित रासायनिक सूत्र दिखाती है जिसमें द्रव्यमान संरक्षण नहीं होता है। मतलब ये मास कंजर्वेशन पे लॉ पे वर्क नहीं करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, यह असंतुलित नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तरीका रासायनिक समीकरण संतुलित करने के में उपयोग नहीं होता है? जैसे हीट एंड ट्रायल मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, या फिर हीटिंग मेथड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीटिंग मेथड। हीटिंग मेथड द्रव्यमान संतुलन संरक्षण सिद्धांत से किया जाता है, हीटिंग से नहीं, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीटिंग मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोहा जब कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है। नीला रंग गहरा हो जाता है, विलयन हरा हो जाता है, या लौ का रंग बदलकर लाल हो जाता है? तो कौन सा हो जाता है लोहा जब कॉपर सल्फेट में डाला जाता है? तो जैसे कि इसके लिए क्वेश्चन बनानी पड़ेगी। क्या है कॉपर सल्फेट? ओके, तो लोहा का होता है Fe प्लस कॉपर सल्फेट का होता है CuSO4। ठीक है, तो जब ये दोनों मिलेंगे तो यहाँ पर बनता क्या है? FeSO4 बनता है। ठीक है, FeSO4 प्लस कॉपर अलग हो जाएगी इसमें। तो इसमें क्या होता है कि जब कॉपर अलग हो जाती है तो जो ये बनता है ना FeSO4, ये हरे रंग का होता है, ये ग्रीन कलर प्रोवाइड कराता है। तो ये क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विलयन हरा हो जाता है, क्योंकि कॉपर होता है तो कॉपर सॉरी, ये जो होता है FeSO4, ये विलयन का हरा रंग हो जाता है इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब चूना CaO जब चूना में पानी मिलाया जाता है, तो अभिक्रिया कैसी होती है? एंडोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, न्यूट्रलाइजेशन होता है? तो इसका तो सीधा सीधा, क्योंकि इसमें हीट प्रोड्यूस होती है तो इसलिए एक्सोथर्मिक होती है, क्योंकि इसमें जब CO, मान लो ये चूना हो गया हमारा और इसमें पानी मिलाया गया है H2O, ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पर? तो Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो जाता है CaOH का होल टू एस प्लस हीट। तो हीट प्रोड्यूस होती है, तो इसमें हीट प्रोड्यूस होती है, मतलब इसका है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हमें हीट देनी पड़ती है, वो एंडोथर्मिक होती हैं सभी रिएक्शंस। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस किस प्रकार की अभिक्रिया है? फोटोसिंथेसिस इज एग्जांपल ऑफ। तो एंडोथर्मिक की होती है, डिकम्पोजिशन की होती है, एक्सोथर्मिक की होती है, रेडॉक्स होती है। तो इसमें तो सीधा सीधा अभी मैंने पीछे बताया था कि इसमें हम ऊष्मा को देते हैं, तो ये क्या है कि सन से जो क्या करती है कि सन से हीट को लेती है, तो सन से हीट को लेने का मतलब है कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, जिसमें प्रोड्यूस होती है हीट वो एक्सोथर्मिक होती है, अभी जैसे चूने को पानी में मिलाया गया था। ठीक है, तो इस वजह से ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन सॉरी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया अपघटन डिकम्पोजिशन नहीं है? डिकम्पोजिशन इक्वेशन की क्या होती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो जैसे कि इसमें जो राइट आंसर इसका हो जाएगा डिकम्पोजिशन का, राइट है ना? तो इसमें अभी जैसे कि पीछे हमने देखा था Fe कॉपर सल्फेट के साथ में मिलाई गई थी, तो ये क्या नाम की डिकम्पोज हुआ था। तो इसमें डिकम्पोज वो रिएक्शन होती है जिसमें ओके सॉरी ये नहीं लिखा है, तो ये वाली जो रिएक्शन होती है ये इसमें क्या हुआ है? डिस्प्लेसमेंट हुआ है कॉपर का। ठीक है, तो कॉपर का इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस वजह से ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, AgCl सिल्वर क्लोराइड प्रकाश में काला क्यों पड़ता है? ठीक है, गलन हो जाता है, जलना, या विघटन हो जाता है, मतलब सेग्रीगेशन हो जाता है, या फिर जम जाती है ये। तो ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन की वजह से होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ओके, तो इसमें डिकम्पोजिशन हो जाती है फोटो प्रकाश
में काला इस वजह से पड़ जाता है क्योंकि इसमें सनलाइट की वजह से ये इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। ठीक है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? सिंगल, जिसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि अब इसमें तो हुआ नहीं है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। क्योंकि जब जेडन को, अब ये तो होनी नहीं, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो इसमें क्या हुआ है कि इसमें जो जिंक थी इसको कॉपर का सल्फेट साट के ये सेग्रीगेट किया गया है इससे, तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसमें कॉपर को डिस्प्लेस्ड किया गया है, तो इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अभिक्रिया में दो यौगिक एक दूसरे के आयन का विनिमय करते हैं? आयन का विनिमय करते हैं दो यौगिक। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट तो होगी नहीं, कॉम्बिनेशन भी नहीं होगा, रेडॉक्स तो होगी नहीं। इसमें दो यौगिक लिखा है तो डबल ही हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है कि कैटायन और एनाइन दोनों एक्सचेंज होते हैं। ये जैसे कि इसमें Ag मिला लो सिल्वर और NO3 मिला लो। ठीक है, और प्लस NaCl को मिला के अब एक रिएक्शन करा दो, तो इसमें क्या बनेगा? इसमें AgCl बनेगा, इसका इधर आ जाएगा और ये बन जाएगा प्लस Na इधर आएगा और NO3 सॉरी NO3 ये बन जाएगा। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गए, दो यौगिक एक्सचेंज हुए हैं। Ag ने Cl के साथ सॉरी Ag ने Cl के साथ Ag ने Cl के साथ किया रिएक्शन और NO3 ने Na के साथ रिएक्शन किया, तो यहाँ पर AgCl और NaNO3 बन गया जाके, तो इसलिए इसकी राइट आंसर हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट। अगला क्वेश्चन है हमारा, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेडॉक्स होगी, बिल्कुल रेडॉक्स होगी, क्योंकि इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही हो रहे होते हैं, कॉम्बिनेशन होगी नहीं, न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगी, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगी। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो Fe होती है, लोहा होता है जो, उसमें ऑक्सीडेशन होता है, एंड O2 का जो क्या होता है, O2 का रिडक्शन होता है। ओके, तो इस वजह से दोनों इसमें एक्शन होती हैं, इस वजह से ये रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। तो इसका राइट आंसर इसलिए हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो कंबाइन, ये तो सेग्रीगेट हो रही है, ये भी हो रही है, ये भी हो रही है, यही कंबाइन हो रहे हैं, तो दो पदार्थ मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। तो अभी जैसे सबसे पहला क्वेश्चन शायद मेरा यही था कि कैल्शियम ऑक्साइड मिलकर क्या नाम की H2O के साथ जल के साथ मिला और ये क्या नाम की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया इसने। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, FeO3 सॉरी FeO2 O3 प्लस 2 एल्युमिनियम 2Al इक्वेशन Al2O3 प्लस 2 Fe किसका उदाहरण है? ये कौन सी रिएक्शन इसमें हुई है? न्यूट्रलाइजेशन हुई है, या डिस्प्लेसमेंट हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, या फिर रेडॉक्स प्लस डिस्प्लेसमेंट हुआ? तो देखो, न्यूट्रलाइजेशन तो हुआ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट में तो दो यौगिक कैटायन और एनायन एक्सचेंज होते हैं, तो वो भी नहीं हुआ, पीछे मैंने बताया। इसमें रेडॉक्स प्लस डिस्प्लेसमेंट हुआ है। रेडॉक्स का मतलब क्यों? क्योंकि रेडॉक्स मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन का, सॉरी रेडॉक्स में ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, ऑक्सीडेशन हुआ और रिडक्शन भी हुआ, इस वजह से रिडॉक्स हो गई है। ठीक है, और एल्युमिनियम एल्युमिनियम
एंड Fe का डिस्प्लेस हुआ है, Fe को डिस्प्लेस किया गया, इस वजह से ये डिस्प्लेस और रिडॉक्स दोनों रिएक्शन हुई हैं इसमें। ठीक है, तो इस वजह से ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक, अब आता है अगला क्वेश्चन हमारा, किस अभिक्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अभी जैसे कि पहले मैंने बताया था शुरू में ही, इलेक्ट्रोलाइटिक में नहीं होती है, फोटो में भी नहीं होती है। फोटो डिकम्पोजिशन में होती है क्या? नहीं, फोटो डिकम्पोजिशन में नहीं होती है। रेडॉक्स में तो होगी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्यों? क्योंकि जैसे कि देखो हम कोई इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है, CO3 को आप तोड़ते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो CaO हो जाएगा और CO2 हो जाएगा। ठीक है, CO2। ठीक है, अब ये टूट गया अलग से, तो जैसे ये हुआ है, इसको तोड़ने के लिए हमें हीट देनी पड़ेगी, तभी ये टूटेगा डबल अलग अलग। ठीक है, तो इस वजह से ये थर्मल डिकम्पोजिशन हुई है इसमें। ठीक है, इस वजह से इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, PbNO3 होल ट्वाइस के गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, तो अब जैसे कि इसमें देखो, इसकी इक्वेशन ही बनानी पड़ेगी पूरी, क्योंकि ऐसे तो बनेगी नहीं। तो NO3 का होल ट्वाइस, अब इसको तोड़ो, तो तोड़ने पर इसमें बनेगा P2PbO बनेगा। ओके, और क्या बनेगा यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा, प्लस का बनेगा यहाँ पर 4NO2 प्लस बनेगी यहाँ पर ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो ये तुम्हारी टूटी है। तो इसमें क्या पूछा, कौन सी गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन निकलती है इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि ये दो ऑक्सीजन यहाँ पर आ गए, एक ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर बना दी इसने। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इक्वेशन का है हमारा, Nu2SO4 प्लस VaCl2 रिएक्ट होने के बाद VaSO4 प्लस VnACl में सफ़ेद अवक्षेप क्या कहलाता है। वाइट पार्टिकल्स, पार्टिसिपेट्स नहीं, वाइट पार्टिसिपेटेड, प्रेसिपिटेटेड है अवक्षेप। ओके, प्रेसिपिटेटेड है, तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा, जो ये एलिमेंट है ये एक अघुलनशील अवक्षेप है ये, और इसमें होता है डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पर। देखो, अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इसमें क्या है कि कैटायन और एनायन एक्सचेंज हो जाते हैं। तो अब इसमें देखो, ये Na गया है इसमें मिला जाके, ठीक है, मतलब इसने Na ने किसके साथ, सॉरी इसको नहीं, Na ने कर लिया है, एक सेकेंड, हाँ, Na ने रिएक्शन कर लिया है क्लोरीन के साथ, और SO ने कर ली है, इसने इसके साथ कर ली है। तो इसमें डबल रिएक्शन हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया इसमें, और प्रेसिपिटेशन भी हुआ है इसमें। तो इस वजह से सफ़ेद अवक्षेप बना है, और ये आघूलनशील होता है, नॉन डिजॉल्वेबल होता है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा संकेत केमिकल चेंज का नहीं है। ऊर्जा का अवशोषण, रंग परिवर्तन, नया पदार्थ बनना, आकार बदलना। तो मैंने अभी शुरू में ही बताया था कि आकार बदलना, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड, जैसे बर्फ़ का पानी बनना, पानी से भाप बन जाना, ये सब हमारी फिजिकल चेंजेस हैं। फिजिकल चेंजेस हैं ये हमारे सभी, बाकी ये सभी हमारे केमिकल चेंजेस हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। अभी मैंने बता दिया, इसमें दोनों होते हैं, ठीक है, और ये बराबर होते हैं साइमल्टेनियसली।
ओके, अगला क्वेश्चन है कौन सा परिवर्तन रासायनिक नहीं है? ओके, दूध का फटना, लोहे में जंग लगना, बर्फ का पिघलना या मोमबत्ती का जलना। तो अभी जैसे मैंने पीछे बता दिया है कि ये फिजिकल चेंज है, बर्फ का पिघलना, ठीक है। तो फिजिकल चेंज, अदर केमिकल चेंज, सभी वाकई के क्या है कि ये सभी केमिकल चेंजेस हैं। बाकी ये जो बर्फ का पिघलना है या भाप बनना या पानी बनना बर्फ से, तो ये सब क्या है कि ये फिजिकल चेंजेस हैं, ठीक है। और बाकी जो हमारा बर्फ का पिघलना है, सॉरी, बाकी जो हमारे दूध का फटना, लोहे में जंग लगना, ये तो अभी करोजन प्रोसेस है, वो तो है। दूध में क्या होता है कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो दूध फट जाता है। मोमबत्ती का जलना मतलब यहाँ शेप चेंज नहीं हो रही है, शेप चेंज हो रही है, लेकिन इसमें क्या है कि इसको उसी मोड पे दोबारा से नहीं ला सकते हैं। मोमबत्ती जल जाएगी तो उसको दोबारा से उस प्रोसेस में नहीं ला सकते हैं, उस अवस्था में नहीं ला सकते। और फिजिकल चेंजेस में क्या होता है कि उसको किसी भी अवस्था में ले जाकर और फिर उसको उसी ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हैं उसको, तो वो फिजिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओके, क्वेश्चन हमारे यहाँ पर पहले चैप्टर के समाप्त होते हैं। तो ऑलमोस्ट लगभग 20 मिनट में हमने एक चैप्टर फिनिश कर लिया और अब अगला चैप्टर हमारा शुरू होगा। ओके, तो चलिए, अगला चैप्टर हमारा है 2, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। और बीच में याद दिला दूँ आपको, सेक्शन को लाइक भी करते चलना है अगर पसंद आ रहा है, और काफ़ी मेहनत लगती है भाई लोग, ठीक है। तो चलिए, सेशन को लाइक करते हुए चलें और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लो, शेयर करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और ये जो अपकमिंग शिफ्ट्स होंगी ग्रुप डी की, उसमें सभी में भी ये इसी बेस पर ही आते हैं क्वेश्चन। हमने जो निकाले हैं क्वेश्चन सभी वही हैं। ये हमने चैप्टर वाइज सेग्रीगेट कर दिए है, ताकि जैसे किसी किसी का चैप्टर कोई वीक होता है तो वो इससे कंप्लीट कर ले, चैप्टर वाइज ही अगर करना चाहे तो। अदरवाइज अगर फुल सेशन देखना चाहो तो फुल सेशन भी देख लो, फुल सेशन बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि शायद थोड़ा बहुत तो ऐड ऑन होगा ही आपके नॉलेज में, ठीक है। तो चलिए, इस चैप्टर 2 शुरू करते हैं। और हमारा चैप्टर 2 है क्या, पहला क्वेश्चन ही मिल जाएगा, अम्ल का स्वाद सामान्यतः कैसा होता है? तो शोर होता है, खट्टा थोड़ा होता है, ठीक है। जैसे नींबू, नींबू जो होता है हमारा, नींबू होता है वो हमारा सिट्रिक अम्ल होता है, तो इसमें खट्टा नींबू होता है, आपने टेस्ट किया है, ठीक है। नीले लिटमस पत्रक, पेपर को लाल करने वाला पदार्थ कौन सा है? चलिए, तो बेस क्या करेगा? बेस तो रेड से ब्लू कर देगा, और एसिड क्या करेगा? ब्लू से रेड कर देगा। तो क्या पूछा गया? नीले लिटमस को लाल करने वाला पदार्थ, तो लाल कर दे नीले को, तो एसिड करता है ये, ठीक है। तो हमारा ट्रिक याद रखो, एक है बी आर बी, मतलब बेस क्या करेगा? रेड से ब्लू करेगा, ठीक है। और एक रिएक्शन, एक ये याद कर लो, चाहे वो ना याद कर लो तो एक से काम हो जाएगा, ए बी आर, ये सरल भी। ये एसिड क्या करेगा? एसिड ब्लू को रेड कर देगा, ठीक है। तो ए वी आर, बी आर बी, ये ना ही कर पाओ तो एक याद हो जाएगी, तो एक से तुम कर लोगे, एक को इससे एलिमिनेट कर लोगे तो ये अपने आप से याद हो जाएगी। तो ये याद कर लो, ए बी आर, ठीक है। ए बी आर सरल वर्ड्स भी है, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सूचक अम्लीय विलयन को लाल तथा क्षारीय को पीला करता है? ये आ जाते हैं हमारे इंडिकेटर्स। और मिथाइल ऑरेंज क्या करता है? फिनोप्थलीन, लिटमस और टर्मरिक। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज ही
रेड को येलो में बदल देता है, अम्लीय विलयन को लाल में कर देता है। ये अगर एसिड है, सॉरी, ये एसिड को क्या करता है, रेड में कर देता है। और क्या है कि जो बेसिक है हमारा, बेसिक को ये येलो कर देगा। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज का ये फंक्शन है, इंडिकेटर का वर्क करता है ये। ओके, एसिड को रेड कर देगा और बेस को येलो कर देगा, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब NaOH को अम्ल में मिलाया जाता है तो कौन सी प्रक्रिया होती है। ओके, तो जब जैसे कोई मान लीजिए एसिड है, ठीक है, प्लस बेस, ठीक है, तो इसको सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा ये। ठीक है, तो इसमें न्यूट्रलाइजेशन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इधर ये सॉल्ट प्लस वाटर बना रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो हमारी ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ऑप्शन राइट सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी धातु और अम्ल की अपक्रिया में बनती है। नहीं, कौन सी धातु और अम्ल की अपक्रिया में बनती है। अच्छा, कौन सी धातु प्रोड्यूस होती है जो मेटल रिएक्ट विथ एसिड। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, मतलब मेटल मान लीजिए, कोई भी मेटल ले लीजिए, वो अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, कोई भी एसिड ले लीजिए, तो कौन सी बनती है। तो इसमें सबसे पहले तो साल्ट ही बनेगा। ठीक है, फिर बनेगी हमारी H2। ठीक है, क्योंकि एसिड में H2 इंक्लूड होता है, H इंक्लूड होता है, हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, तो इसलिए हमारी H2 राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें पॉप की साउंड तुम्हें सुनाई देती है जब ये रिएक्ट होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, HCl जल में आयनित होकर क्या बनाता है। अच्छा, इसको जल में आयनित करा दो पहले, तो HCl को मिलाओ, जल के साथ आयनित कराओ, एक्वस प्लस Cl माइनस कराओ, और ये भी एक्वस होना चाहिए, तो क्या बनाएगा। तो ये H प्लस इक्वेस को ही बनाएगा, और इसमें क्या बनता है, तो ये हाइड्रोजन बनता है प्लस का। ठीक है, और ये एसिडिक कैरेक्टर होता है, तो इस वजह से ये एक्वस है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा पदार्थ जल के बिना अम्लीय व्यवहार नहीं दिखाता। ओके, जल में अम्लीय व्यवहार दिखाता है मतलब। ओके, तो इसमें क्या होता है, जो HCl होता है हमारा, ये गैस होती है। HCl गैस जब तक ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, तब तक ये एसिडिक नेचर का नहीं होता है। जब वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, मतलब H प्लस आयन से जब रिएक्ट करता है ये, तो ये एसिडिक नेचर का हो जाता है। ठीक है, तो इसमें H प्लस आयन रिलीज होने लगते हैं जब ये वाटर में डिजॉल्व हो जाता है तो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का पीएच वैल्यू कितना होता है। एसिड रेन का पीएच मान 7 से कम, और 7.6 से ज़्यादा, या 10। तो अम्लीय वर्षा का ये मतलब होता है कि 10 तो होना नहीं, ये बेसिक हो जाएगा, न्यूट्रल है, सॉरी ये न्यूट्रल है, और बी भी नहीं होगा क्योंकि ये 7 से ज़्यादा है, तो ये हमारा एलिमिनेशन से ही हो जाएगा। एसिड रेन में 5 पॉइंट से कम ही होता है ऑलमोस्ट, क्योंकि सभी इसमें एसिड रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है।
बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। अब जैसे इसको बेकिंग सोडा का ही नेम क्या होता है, पहले तो नेम निकालो। तो इसमें होता है सोडियम, और क्या होता है, वाई कार्बोनेट होता है, वाई कार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम का क्या होता है Na, और वाई कार्बोनेट का क्या होता है H मिलेगा और CO3 बना देगा। ठीक है, तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो इसका कहाँ राइट आंसर है, बी ऑप्शन, NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, और नाम सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP किससे बनता है, CaCO3 से, इससे बनता है, CO से बनता है, या फिर CO। तो क्या कि जो ऑप्शन बी है इसमें है जिप्सम। जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो POP का निर्माण होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, तो इसमें CaSO4 डॉट हाफ H2O, इसमें हाफ H2O होता है कि 2H2O होता है, ये आप लोग फाइंड करके बताइएगा। ठीक है, सॉरी, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा होमवर्क वाला। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन इसमें यहाँ पर 2H2O होता है या फिर हाफ H2O होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनोप्थलीन क्षार में किस रंग का होता है। ओके, तो अभी फिनोप्थलीन मैंने बताया था कैसा होता है, क्योंकि ये पूछा गया है बेस में। अच्छा, फिनोप्थलीन एसिड में तो कलरलेस होता है। चलिए, फिनोप्थलीन जो होता है वो एसिड में रंगहीन या कलरलेस होता है। ठीक है, बेस में बताओ, तो बेस में कैसा होता है, बेस में होता है ये पिंक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेरिएंट पीएच वैल्यू जिसकी 1 दिखाएगा, डाइल्यूट बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, न्यूट्रल्स। तो इसमें देखो, वीक एसिड तो बेस के पास पहुंच रहा होगा, वो होगा, कैंसिल कर दो इसको, डाइल्यूट भी नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा, और न्यूट्रल में तो होगा ही नहीं क्योंकि ये तो 7 होता है, तो ये भी कैंसिल। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा वो हमारा पीएच वैल्यू इसकी जो होगी वो हमारे पीएच वैल्यू इसकी 1 दिखाएगा ये। ठीक है, हाईली एसिडिक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे कि इसमें आ जाते हैं, कौन कौन से आते हैं, HCl आते हैं, H2SO4 आते हैं, ये सभी एसिडिक, ये क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाईली एसिडिक। ओके, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अभिक्रिया में CO2 गैस बनती है, एसिड मेटल में, एसिड बेस में, एसिड मेटल कार्बोनेट में, या फिर मेटल सॉल्ट में। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट में। इसमें क्या होता है कि एसिड की रिएक्शन तो मेटल के साथ कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट के साथ कराओ तो इसमें सॉल्ट बनेगा, प्लस वाटर बनेगा, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ठीक है, चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है, कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है। ओके, तो सिट्रिक एसिड तो नींबू में पाया जाता है, वो भी नहीं पाया जाएगा। ठीक है, एसिटिक एसिड भी नहीं पाया जाएगा, और सल्फ्यूरिक एसिड पाया क्यों जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा HCl एसिड, और डाइल्यूट फॉर्म में वो भी, जो कि बैक्टीरिया को किल करता है, किल्स बैक्टीरियाज, और क्या करता है, हेल्प करता है किस में, डाइजेशन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, NaOH की प्रकृति कैसी होती है। ओके, तो
जैसे कि NaC हो गया है सोडियम, तो नेचुरल तो नहीं होगा, जो कि सोडियम है तो वीक एसिड भी नहीं होगा। वीक एसिड हो सकता है क्या? नहीं, वीक बेस भी नहीं होता, वीक नहीं होंगे, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और वो भी अगर इसमें निगेटिव आयन होते हैं OH के, और इसमें स्ट्रॉन्ग अल्कलाई होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस लवण का pH 7 होता है? ये क्वेश्चन है चैलेंजिंग क्वेश्चन। ओके, तो देखो इसमें क्या है चैलेंजिंग नहीं है। ओके, तो इसमें देखो क्या करते हैं, इसमें क्या करेंगे, हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। ठीक है, सॉल्ट बनेगा। अब सॉल्ट बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें NaCl चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, इसका pH वैल्यू 7 होता है, न्यूट्रल सॉल्ट होता है, टेबल सॉल्ट की बात नहीं हो रही यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो ब्लीचिंग पाउडर, सबसे पहले तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र पूछा गया, तो सबसे पहले तो नाम बताओ, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नाम क्या होता है? तो सबसे पहले तो केमिकल नाम इसका होता है कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सी सॉरी क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम होता है। ठीक है, तो कैल्शियम का तो यहाँ से हो जाएगा Ca, और क्लोराइड का, ऑक्सीक्लोराइड का हो जाएगा OCl2। इसका हो जाएगा फॉर्मूला हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए CaOCl2। ये ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा और नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी में मिलाने पर क्या बनता है? ओके, जिप्सम बनेगा, जिप्सम ही बन जाएगा, क्योंकि जिप्सम को ही जब टेम्परेचर दे दो तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कितना टेम्परेचर, 373 केल्विन। ठीक है, और इसको फिर से जब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए 373 कैल्शियम दे दो, सॉरी टेम्परेचर दे दो केल्विन का, तो ये फिर से जिप्सम बन जाएगा। और फिर से इसमें पानी मिला दो, फिर जिप्सम बन जाएगा। जिप्सम में फिर अगर टेम्परेचर दे दो 373 केल्विन का, तो फिर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। रिएक्शन 22% चलती रहती है। ठीक है, कौन सा अम्ल सिरके में पाया जाता है? ओके, इसी वजह से मैंने पीछे नहीं बताया था ये। ठीक है, तो ऑक्सैलिक एसिड नहीं होता है, फॉर्मिक एसिड नहीं होता है, टार्टरिक एसिड नहीं होता है, इसमें एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड का CH3COOH, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, चलिए, तो कौन सा वेस हवा में अवशोषित करके Na2CO3 बनाता है? ओके, तो इसमें रिएक्शन कराओ पहले तो किसकी, NaOH की कराओ, NaOH प्लस किसके साथ, CO2 के साथ। अब यही तो पूछा है कौन सा बेस हवा में, तो इसको कराओ तो, क्योंकि यही वाली रिएक्शन बनाएगा जाके, और कोई है भी तो नहीं, कौन बना देगा, तो ये बना देगा Na2CO3, क्योंकि से एक यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और इसका हो जाएगा उड़ना, मतलब ये उड़ जाएगा। ठीक, चलिए, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, अगला क्वेश्चन ओके, चैप्टर हमारा दूसरा भी ख़त्म हो गया, और ये भी ऑलमोस्ट 20 मिनट में हमने फिनिश कर लिया इसको भी। तो चैप्टर 2 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और अगेन सेशन पसंद आए तो लाइक करते चलो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, और अच्छे लगे तो शेयर भी करते चलो। ओके, अगला क्वेश्चन है
सॉरी, अगला चैप्टर है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो धातुओं की कौन सी विशेषता उन्हें तार में खींचने योग्य बनाती है? ओके, तो ये तो थोड़ा सरल है, इसमें तो नेता हो जाती है। डक्टिलिटी, एबिलिटी टू ड्रॉन इनटू अ थिन वायर जैसे। और चीज़ इसमें हाईली डक्टाइल्ड होता है जिसको कहते हैं गोल्ड। गोल्ड क्या है कि हाईली डक्टाइल्ड है। उसके बाद आता है सिल्वर। ठीक है, उसके बाद कॉपर। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रहती है? ओके, सोडियम, मरकरी, पोटेशियम, कैल्शियम। तो सभी लोग जानते हैं कमरे के टेम्परेचर पर मरकरी लिक्विड फॉर्म में रहती है। और इसका जो सिंबल होता है वो He होता है। और ये कमरे का टेम्परेचर मीन्स है कि जो 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है जो इस पर तरल रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन कौन सी धातु सबसे तन्य है? तो अभी पीछे मैंने बता दिया था कि गोल्ड है, सबसे तन्य है। इसकी फैक्ट भी है, आपने पहले पढ़ा भी होगा। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। समझ रहे हो, इतना डक्टाइल्ड है। गैर धातु जो विद्युत का अच्छा चालक है, मतलब जो नेचर में तो नॉन मेटल है बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसमें सल्फर नहीं होता है, फास्फोरस भी नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड भी नहीं होता है। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है ये हमारा गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है जो कि नॉन मेटल है। कार्बन का ड्रॉप है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी धातु पानी के साथ अत्यधिक तीव्र अभिक्रिया करती है? अब जैसे तो आप लोगों ने पढ़ा ही है पहले से ही, तो आयरन कॉपर तो नहीं होता है, अल्मोनियम भी नहीं होता है, क्योंकि इनके तो बर्तन भी आते हैं अल्मोनियम के, कॉपर के और आयरन के। तो अत्यधिक जो रिएक्शन करता है वो सोडियम हो जाएगा, राइट आंसर। और ये पानी के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस और हीट प्रोड्यूस करता है। चले, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, मैग्नीशियम रिबन जो होती है उसको अगर जलाते हैं तो कौन सा पदार्थ बनता है? मैग्नीशियम रिबन वर्न इन एयर। तो इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जिसकी फॉर्मूला ये है MgOH का होल ट्वाइस। इसको व्हाइट एस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, कौन सी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? मतलब कौन सी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो कॉपर नहीं करती है, या अल्मोनियम नहीं करती है, या आयरन नहीं करती है, सोडियम नहीं करती। तो कॉपर जो होता है वो रिएक्शन नहीं करता है एसिड के साथ में कभी भी। ये बाकी एल्युमिनियम भी करता है रिएक्ट, आयरन भी करता है और सोडियम तो करता ही करता है। हालांकि कॉपर करता है बट लेस, कम करता है मतलब। अगला क्वेश्चन है गैर धातु आम तौर पर किस प्रकार के ऑक्साइड बनाती है? बेसिक तो नहीं बनाती है क्योंकि गैर धातु है, तो बेसिक तो नहीं बनाएगी, नेचुरल भी नहीं बनाएगी और एम्फोटेरिक भी नहीं बनाएगी। इसमें बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, गैर धातु है आमतौर पर ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, जिसमें एसिडिक ऑक्साइड हो जाते हैं कौन से? CO2 और SO4, ये सब एसिडिक होते हैं नेचर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा किस धातु का उपयोग बिजली के तार बनाने में किया जाता है? तो इसका तो कॉपर ही हो जाता है क्योंकि ये गुड कंडक्टर है एंड डक्टाइल भी है
डक्टाइल भी अच्छा खासा है, मतलब लेस देन गोल्ड और सिल्वर, और ये सूटेबल भी है वायर्स के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अधातु जो कमरे के तापमान पर तरल है। ये रिपीट हो गया है, नहीं रिपीट नहीं हुआ है, सॉरी, मुझे लगा है वो है मरकरी वाला क्वेश्चन है, हाइड्रागायरम वाला। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। जो कि नॉन मेटल है, ओके, नॉन मेटल जो कि है, तो क्लोरीन नहीं होगा इसका आंसर, ओडिन भी नहीं होगा, ऑक्सीजन भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन इज अ, इसका फॉर्मूला जो होता है वो Br2 होता है, और ये जो ओनली नॉन मेटल है जो कि लिक्विड रहता है एट रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर की बात करें तो इसका आइडियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहता है रूम टेम्परेचर का। FeO3 प्लस 12 AlO3 की स्पीड क्रिया का उदाहरण है। कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, थर्माइट और डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये थर्माइट रिएक्शन का एग्जांपल है जो ऊपर दिया गया है। इसमें क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है, मतलब इसमें बहुत हाई हीट प्रोड्यूस होती है एक्सट्रीम लेवल पे। जिसमें क्या होता है कि जैसे कि जो वेल्डिंग की जाती है रेलवे ट्रैक पर, उनमें आप लोगों ने नहीं देखा होगा शायद, तो उसमें यूज होता है इसका, थर्माइट रिएक्शन यूज की जाती है ये। और ये एक तरह की रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है, धातु प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे। एसिडिक बनाएंगे क्या। नहीं, एसिडिक तो नहीं बनाएंगे, न्यूट्रल भी नहीं बनाएंगे, नन तो कोई मतलब ही नहीं, कुछ ना कुछ तो बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसिक ऑक्साइड। ठीक है। बेसिक ऑक्साइड मतलब ये जनरली जो कि मेटल के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन और मेटल के रिएक्शन होने के बाद ही बनते हैं बेसिक ऑक्साइड। जैसे जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये बेसिक ऑक्साइड से उनके एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो सबसे सरल क्वेश्चन, चलो बताओ। अच्छा सरल क्वेश्चन है लेकिन इसमें सोडियम है ही नहीं, तो किसको नहीं काटा जा सकता बताओ। Which metal can be cut with the knife? बताओ इसमें। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम भी है और इसमें सोडियम भी है, ऐसी बात नहीं है, सोडियम भी होता है और पोटेशियम भी होता है। दोनों ही सॉफ्ट होते हैं और ये सॉफ्ट होते हैं और ये इजीली कट हो जाते हैं, इजीली कट, सॉरी, कट बाय नाइफ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अ मेटल एम, ये कोई मेटल है जिसको एम कहते हैं, रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, जो कि कोल्ड वाटर के साथ विगेसली, मतलब भयंकर तरीके से रिएक्ट करता है तीव्र गति से। एम इज मोस्ट लाइकली, एम क्या है, जो कि ठंडे पानी के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है। ठीक है। तो कौन सा करता है, जिंक तो करता ही नहीं है, कॉपर भी नहीं करता है, मैग्नीशियम भी नहीं करता, सोडियम ही है राइट आंसर। सोडियम ही आपने देखा है जो पानी के साथ या ठंडे वाटर के साथ में तीव्र अभिक्रिया करता है, एकदम एक्सप्लोसिव रिएक्शन जिसको बोलते हैं वो करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड से। तो एम्फोटेरिक तो अभी MgO तो नहीं होता है, CO2 भी नहीं होता है, SO2 भी नहीं होता है। अल्मोनियम ऑक्साइड जो होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। ये
क्या है कि ये एम्फोटेरिक का मतलब होता है जैसे बायोलॉजी में एम्फीबियंस होते हैं जो जल और थल पल दोनों पर रहते हैं, तो वैसे ही केमिस्ट्री में होता है एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक का मतलब है ये उभयधर्मी, हिंदी में दोनों के लिए उभयधर्मी ही होता है। और इसमें क्या मतलब है कि हमारा जो रिएक्शन जो है ना, ये जो रिएक्शन करेगा ना, तो ये एसिड एंड बेस दोनों के साथ करेगा ये, इसीलिए ये एम्फोटेरिक है, उभयधर्मी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, कौन सी धातु ऑक्सीजन और जल दोनों में अभिक्रिया नहीं करती है? चलो, तो जिंक तो करती है, अल्मोनियम अल्मोनियम भी करती है लीस्ट अमाउंट में, सोडियम भी, सोडियम तो बहुत तीव्र करता है, बट सिल्वर उतना हाईली नहीं रिएक्टेड होता है ऑक्सीजन और वाटर के साथ में, इस वजह से करता है, बट ये लीस्ट है गिवन ऑप्शन से, मतलब जो ऑप्शन दिए गए उनके अकॉर्डिंग लीस्ट रिएक्टिव है ये, बाकी जो दिए गए हैं वो हाईली है। ठीक है, चलो, तो अगला क्वेश्चन है ग्रीन पैटिना। ग्रीन पैटिना या ग्रीन परत बनाती है, कौन सी धातु बनाती है ग्रीन परत? तो ये तो बनाएगी नहीं, कॉपर ही बनाती है, जिंक और आयरन तो नहीं बनाती है। कॉपर फॉर्म, ये जो ग्रीन परत बनती है वो बेसिक होती है, बेसिक नेचर में होती है, इसको कॉपर कार्बोनेट की बनती है, ये बेसिक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयनिक यौगिक में कौन सा गुण होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, पुअर कैटालिटिक लाइन स्ट्रक्चर या नो आयंस? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, मतलब जल्दी से पिघलते नहीं है। तो आयनिक कंपाउंड जैसे होते हैं ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस में होता है, इसमें हाईली मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो इस वजह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, धातु धनायन कैसे बनाती है? धातु जो है वो धनायन कैसे बनाती है? मेटल फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय, कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन होके, इलेक्ट्रॉन लॉस होके, प्रोटॉन गेन होके या न्यूट्रॉन लॉस? तो इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो नेगेटिव बनाएगी, और लॉस होंगे तो पॉजिटिव बनाएगी। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव पूछा गया है, तो पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी कोई भी मेटल, तब वो पॉजिटिव आयन बनाएगी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा धातु जीवन के लिए आवश्यक है? सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन? तो लाइफ लाइन ही बोलते हैं ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन ही राइट आंसर हो जाएगा, इसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन के लिए होती है। चलिए, तो चैप्टर 3 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, और चैप्टर 3 के भी हमने 3 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हमने, और लगभग ये हमारा 15 आवर्स 50 मिनट के अप्रॉक्स हमने कंप्लीट कर लिया है इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा ओपन होगा, उसमें करेंगे क्वेश्चन हम। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा चैप्टर नंबर 4 है ये, और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, तो लास्ट सेशन की तरह तो अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अभी सेशन एंड नहीं हुआ है, अभी और भी 2 चैप्टर हैं, अभी चैप्टर 4 ही स्टार्ट करेंगे। शेयर करें, ओके, और क्वेश्चनों के आंसर भी करते चलें। कौन सी विशेषता कार्बन को बहुत अधिक यौगिक बनाने में सक्षम करते हैं? जैसे कि कार्बन के इतने बड़े बड़े यौगिक होते हैं, जैसे कौन सा होता है उसके लिए सक्षम कौन सा है?
आइसोटाइप, कैटेनेशन, कंबशन और रेडियोएक्टिविटी। तो इसका राइट आंसर हो जाए कैटेनेशन। कैटेनेशन ही वो प्रोसेस है जो कि लॉन्ग चेन बनाने में मदद करता है एंड बाइंडिंग इनकी रिंग बाइंडिंग होती है द अदर कार्बन एटम्स। इसके कई आप देखेंगे रूल्स, आगे हम बताएंगे, इसको डिस्कस करेंगे और सभी अलग अपनी यूनिक प्रॉपर्टी से शो करेंगे, उन्हीं को कैटेनेशन बोलते हैं। कार्बन की संयोजकता वैलेंसी कितनी होती है? अब इसमें चाहे प्लस बोल लीजिए या माइनस बोल लीजिए, इसकी 4 ही रहती है, राइट। क्योंकि इसमें ये जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड ये बनाता है, स्टेबल होने के लिए 4 लॉस करता है ये। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन सा है? प्रोपेन, एथेन, मीथेन या एथीन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। ये सबसे सरल है हाइड्रोकार्बन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला इसका होता है CH4 होता है। इसमें सिर्फ एक कार्बन होता है, जैसे यहाँ दिख रहा है, इसमें एक कार्बन है और ये स्मॉलेस्ट, सॉरी सिंपलेस्ट बोल दो या स्मॉलेस्ट बोल दो, सिंपलेस्ट, क्योंकि ये छोटा रूप है तो इसलिए स्मॉलेस्ट हो गया, और सिंपलेस्ट एल का एल्कीन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केवल सिंगल बॉन्ड बनाने वाले हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं एल्केन्स, एल्कीन्स कहलाते हैं एल्काइंस, एल्केन्स या एरोमेटिक्स। तो अभी जैसे मैंने पीछे बताया कि एल्कीन्स अभी सिंगल बॉन्ड बना रहा था, ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा एल्कीन्स एंड ओनली सी, सिंगल बॉन्ड के साथ में सी जोड़ते हैं और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, अगला क्वेश्चन है एल्केन्स का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो फिर जैसे मैंने बताया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसके सामान्य सूत्र ये होता है CnH2n+2। ठीक है, ये इसके साथ में है, न कि ये +2 है, ये पावर्स में है। किस यौगिक में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है? ट्रिपल बॉन्ड किस यौगिक में पाया जाता है? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथेन। एथेन का फॉर्मूला जो होता है वो C2H2 होता है, आई थिंक, हाँ सही है, C2H2 और कंटेन अ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स। ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ में ज्वाइंट होते हैं। एथेनॉल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? फंक्शनल ग्रुप पूछा गया है, CHO, OH, COOH, CO। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा OH, क्योंकि ये अल्कोहल ग्रुप है तो इस वजह से इसमें अल्कोहल ग्रुप है ये, तो इस वजह से इसमें OH ग्रुप फंक्शन ग्रुप होता है। अगला क्वेश्चन है COOH समूह किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो अभी मैंने पीछे बताया था ये कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समवायवीय आइसोमेरिक पेयर्स है, युग्म है? एथेन प्रोपेन, ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, मेथेन एथेन, एथीन एथाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। यहाँ से मॉलिक्यूलर्स होते हैं आइसोब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना वो डिफरेंट होता है। मॉलिक्यूलर तो सेम होता है फॉर्मूला, लेकिन इसके स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो डिफरेंस होते हैं इन दोनों में। कौन सी प्रक्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को संतृप्त में बदलती है? ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजनेशन, सब्स्टिट्यूशन और डिकार्बोक्सिलेशन। तो इसके लिए होगा हाइड्रोजनेशन।
अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल में सोडियम मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? अब एथेनॉल में अगर तुम सोडियम मिलाओगे तो सीधी सीधी बात है, इसमें तो हाइड्रोजन ही गैस निकलेगी। क्यों? देख लो। अच्छा चलो, सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम का फॉर्मूला होता है Na। चलो इसको कर लो। अगर सोडियम को रिएक्ट कराओगे एथेनोइक एसिड के साथ प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें निकलेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल को अम्लीय K2Cr2O3 के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? एथेन, इथाइन, एथेनोइक एसिड या फिर मेथेनॉल? तो इसमें बनता क्या है? एथेनोइक एसिड बनता है इसमें। एथेनोइक एसिड कैसे बनता है? इसमें जब अल्कोहल को मान लो तुमने, एथेनॉल अल्कोहल तो होती है, अल्कोहल अल्कोहल तुमने मिलाई, ठीक है। अब इसको अल्डिहाइड में ऐड किया, अल्डिहाइड भी ऐड करना पड़ेगा ना इसमें, अल्डिहाइड, ठीक है, को एसिड में बदलना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसलिए इथेनोइक एसिड बनता है गर्म करने पर। सल्फोनिफिकेशन से क्या बनता है? सल्फोनिफिकेशन से तो क्या बनेगा? सोप और अल्कोहल ही बनेगा, ईस्टर वाटर बनेगा नहीं, एसिड वाटर नहीं, अल्काइन वाटर नहीं, कुछ नहीं बनेगा। सोप बनेगा क्योंकि सल्फोनिफिकेशन है, अल्कोहल बनेगी, दो चीजें बनती हैं। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एथेनॉल के निर्जलीकरण के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? अगर एथेनॉल से मतलब अल्कोहल से अगर हम इसमें से पानी निकालना चाहें तो किसका प्रयोग करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंसंट्रेटेड होता है जो H2O, उसका यूज किया जाता है, जिसको कंसंट्रेटेड मतलब जो प्योर होता है, ये डाइल्यूट हो जाता है, वो उसमें वाटर इंक्लूड हो जाता है। एथेनॉल को वायु में जलाने पर क्या होता है? क्या होता है बताइए। आपने अगर जलाई हो एथेनॉल तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड बनती है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन बनती है। ठीक है, एथेनॉल अंडरगोस कंप्लीट कंबशन होता है इसमें जलाने पर। कौन सा पदार्थ अल्कोहल के साथ मिलकर सुगंधित यौगिक बनाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्केन, एल्काइन और कीटोन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं, सिरके के खट्टे स्वाद के लिए कौन सा यौगिक उत्तरदायी है, जिम्मेदार है? एथेनॉल, मेथेनॉल, एथेनोइक एसिड और एसीटोन? तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का सबसे कठोर रूप डायमंड, रैपिड चलेंगे अब। ओके, ग्रेफाइट बिजली का चालक होता कि कुछ चालक होता? तो ये डेलोकालाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये। अगला क्वेश्चन है, इसमें कौन सी से संयोजक यौगिक की विशेषता नहीं है? मतलब नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड, लो मेल्टिंग पॉइंट, पुअर कंडक्टर, फॉर्म आयन इन सॉल्यूशन, मॉलिक्यूलर नेचर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्म आयन इन सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 4 भी कंप्लीट होता है, इसके भी 20 MCQs कर लिए हमने। ठीक है, अब हमारा एक और चैप्टर लास्ट बचता है जो कि हमारा 5 है। अब 5 कौन सा है आगे देखते हैं। 5 है हमारा पीरियोडिक टेबल, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का पहला प्रयास किसने किया था? यहाँ प्रयास लिखा है, ठीक है, तो प्रयास सबसे पहले डॉवर्नियर ने किया था।
ट्राइड्स इन्होंने दिए, डॉर्विन ट्राइड्स, और इन्होंने एटॉमिक मास पर किया था वर्गीकृत। अगला क्वेश्चन, न्यूलैंड्स ने तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया था? तो ये भी एटॉमिक मास पे ही किया था। यहाँ क्या था, अच्छा यहाँ डेबोर्नियर साहब ने की थी। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार कौन सा एलिमेंट सिमिलर हो जाता था? तो 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट से सिमिलर हो जाता था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो सभी एटॉमिक मास पर करते रहे थे, लेकिन हमारे जो मोजले साहब आए उन्होंने नंबर पर आधारित करके बना दिया पीरियोडिक टेबल पे। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी आवर्तें मतलब पीरियड्स होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, 7 पीरियड्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं? तो ये तो सरल है, 18 होते हैं। कौन सा समूह निष्क्रिय गैसों का होता है? तो जो अंतिम होता है वो नोबेल गैसेस का होता है। तो ग्रुप 18 नोबेल गैसेस का होता है। उसी समूह के तत्वों की संयोजकता क्या होगी? वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज द सेम ग्रुप। तो क्या होगी? सेम ही होगी वैलेंसी तो सेम ही रहती है। अगला क्वेश्चन है, एक आवर्ती सारणी में परमाणु का आकार, जैसे चलो मैंने उस दिन बताया था परमाणु का आकार क्या होता है? इंक्रीज लेफ्ट टू राइट, नहीं गलत है, ये हो गया डिक्रीज, इंक्रीज नहीं होगा डिक्रीज होगा लेफ्ट टू राइट जाने पर। फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज नहीं, रिमेन कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक समूह में नीचे की ओर परमाणु आकार क्या होता है? जब हम समूह में नीचे आते हैं, ऐसे जब चलते हैं तो क्या होता है? आकार इंक्रीज होता है, रेडियस बढ़ती है। ओके, रेडियस बढ़ती है और नीचे आने पर परमाणु की रेडियस बढ़ती है। ठीक है, इसमें ये जो स्नेल साहब थे उन्होंने ऐड किया था इसको। कौन सा तत्व अधिक आध्यात्मिक गुण वाला है? सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, अल्मोनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। ठीक है, अक्रॉस द पीरियड। और ये नॉन मेटेलिक होते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है, ये नॉन मेटेलिक होते हैं और करेक्टर इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड। अगला क्वेश्चन है, एक समूह में नीचे की ओर विद्युत धनात्मकता, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, करेक्टर डाउन अ ग्रुप। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर इंक्रीज। राइट आंसर इसमें इंक्रीज हो जाएगा, जैसे जैसे नीचे जाओगे ग्रुप के वैसे वैसे ये पॉजिटिव होता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा समूह एक क्षार धातु में आता है? कैल्शियम, सोडियम, एल्युमिनियम और कार्बन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। निम्न में से कौन सा छोटा परमाणु आकार इसका है? अगला क्वेश्चन है, ये सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लोरीन। इसमें सबसे छोटा जो परमाणु आकार है वो क्लोरीन का है। अगला क्वेश्चन है, आवर्तीन में सबसे अधिक धात्विक तत्व कौन है? सबसे अधिक धात्विक सोडियम है। अगला क्वेश्चन, दो संयोजक इलेक्ट्रॉन वाले तत्व किस समूह में होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14th।
आवर्त 2 और समूह 16 में कौन सा तत्व आता है? अच्छा, ऐसे करके ऐसे चलना है, तो यहाँ पर कौन सा है ये? ऑक्सीजन। राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। दो समूह के बीच सामान्यता जोड़ने का संदर्भ है। क्या होता है जोड़ने का संदर्भ? कि डॉवर्नियट राइट्स यूज कर रहे हैं। आवर्त 2 में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व कौन सा है? आवर्त 2 में तो हो जाता है ये फ्लोरीन हो जाता है। फ्लोरीन ही सबसे लोएस्ट हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समान रासायनिक गुणों वाले तत्व कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा वी ग्रुप, सेम ग्रुप। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं अब। और ये आप सभी के लिए आपने हमारी वीडियो देखी, उसके लिए यहाँ लिखो बड़ा सा थैंक्स ऑल for watching it and share now। ठीक है, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन सभी कंप्लीट हो गए हैं। और ये जो क्लास 10th है ना की केमिस्ट्री, ये पूरी कंप्लीट हो गई है। इसमें अब कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें वो सभी क्वेश्चन अभी 27 तारीख से बाद के जितने भी शिफ्ट के सभी इंक्लूड किए गए हैं। और ये PYQ से भी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि PYQs में ऐसा होता है कि सभी क्वेश्चन ओल्ड हो जाते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। लेकिन जो अभी आ रहे हैं क्वेश्चन, वो क्या नाम कि रिपीट तो हो सकते हैं, चांसेस हैं, क्योंकि क्वेश्चन बन चुका है। तो ठीक है, थैंक यू सभी को वीडियो को देखने के लिए। और ये सुंदर सा गुलाब आप सभी के लिए। और चैनल को लाइक करते चलें, ठीक है, और शेयर कर लें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करो, और देख चुके हो वीडियो तो लाइक करो और कमेंट करो क्वेश्चन का आंसर जो मैंने दिया है। ठीक है, चलिए तो सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू वंस अगेन एंड बाय।